डियर स्टूडेंट्स, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, थीम 10, क्लास 11th। इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस रहेगा नॉर्थ अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया पे, जहाँ के एबोरिजिनल्स यानी इंडिजिनस पीपल यानी हिंदी में अगर कहें तो मूल निवासियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और उनको हटाने वाले जो यूरोप और एशिया से लोग आए थे 18th सेंचुरी और 19th एंड 20th सेंचुरी में, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बिफोर वी बिगिन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। डिस्प्लेसिंग का मतलब उनका वहाँ से एबोरिजिनल्स का वहाँ से हटाया जाना किनके द्वारा? बाय द पीपल हु केम फ्रॉम यूरोप इन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एंड फ्रॉम एशिया इन 19th एंड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इंडिजिनस पीपल कौन थे? वहाँ के वो मूल निवासी या नेटिव्स जो पहले से रहते थे नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मेनली हम यूएसए और कनाडा पे फोकस करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में, जिसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के आसपास न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका भी था, लेकिन हमारा फोकस ऑस्ट्रेलिया पे इस चैप्टर में होगा। एज आई सेड, ये इंडिजिनस पीपल सदियों से यहाँ रहते थे, हज़ारों सालों से रहते थे, लेकिन 18th सेंचुरी आते आते तक जब यूरोपियंस अपने कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के और एक्सप्लोर करना उन्होंने शुरू किया नई जगहों को, तो उस एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में ये लोग यहाँ आए और इनके यहाँ के लोगों के को यहाँ से हटा के और अपना इन्होंने कॉलोनी बना लिया उसको। सो बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, लेट अस सी द हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर और द थिंग्स टू स्टडी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला हमारा नॉर्थ अमेरिका पे स्टडी होगा, जिसमें यूएसए और कनाडा पे फोकस रहेगा, और दूसरा होगा हमारा नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे। द फर्स्ट सेगमेंट डील्स विथ 7 टॉपिक्स। पहला है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दूसरा नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका दैट इज यूएसए एंड कनाडा एज आई सेड, तीसरा है देयर एनकाउंटर विद यूरोपियंस, जो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो यूरोपियंस यहाँ पे आए और किस तरह से वहाँ के एबोरिजिनल से वो टकराए और एबोरिजिनल्स को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, और किस तरह उनको वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, सप्रेशन का सामना करना पड़ा एबोरिजिनल्स को। फिर हम पढ़ेंगे हाउ ईच परसीव्ड देम, किस तरह से एक दूसरे को वो समझते थे या एक दूसरे के बारे में अटकलें लगाते थे। देन द नेटिव्स लॉस्ट लैंड टू यूरोपियंस, यूरोपियंस आए और उनको नेटिव्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और फाइनली नेटिव्स का जो भी ज़मीन थी वो उनके हाथ से जाती रही। देन वी विल स्टडी अबाउट द हंट फॉर गोल्ड, दैट इज़ गोल्ड रश। यूरोपियंस का जो गोल्ड का ग्रीड था उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से कहीं पे भी जब पता चलता था तो वो किस तरह से जाके एबोरिजिनल्स को क्रश करके और गोल्ड हासिल करने की कोशिश करते थे। देन द स्टेप्स टेकन बाय यूएस एंड कैनेडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव नेटिव्स लाइफ। 20th सेंचुरी आते आते तक जब इन यूरोपियंस ने अपनी कंट्री को इस्टेब्लिश कर लिया, अपने गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश कर लिया, तो उनको ये लगने लगा कि उन्होंने नेटिव्स के साथ काफ़ी बुरा किया है, और उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट्स ने। सेकेंड सेगमेंट है हमारा नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एबोरिजिनल, अगेन द सेम मीनिंग, द इंडिजिनस और द नेटिव्स और द मूल निवासी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस पार्ट में भी हम उनका एनकाउंटर विद यूरोपियंस पढ़ेंगे, और विंड ऑफ चेंज, दैट इज द स्टेप्स टेकन बाय द मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू हेल्प द एबोरिजिनल टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियंस जो थे वो आके यहाँ पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने लगे, और जिन जिन जगहों पे इन्होंने सेटलमेंट अपना बनाया वो था साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पे होगा, और इसका रिजल्ट एज अ रिजल्ट इस वजह से, इस सेटलमेंट की वजह से कौन कौन से 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा नेटिव्स को। नेटिव जो थे वो अपनी जगह पे उनको छोड़ के फोर्सिबली दूसरी जगहों पे जाके सेटल होना पड़ा। यूरोपियंस जो थे उन्होंने इन एरियाज़ को या इन प्लेसेस को अपनी कॉलोनी बना ली, और बाद में अपनी कंट्री बना के इनको एक एस्टैब्लिश किया। और एक और चीज़ जो पढ़ेंगे इसमें वो था, जो रिजल्ट हुआ वो था, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनीज, दीज कॉलोनीज बिकेम स्टेट्स और कंट्रीज। पहले उन्होंने कॉलोनी बनाया, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया अपने नेशन में। जैसे नॉर्थ अमेरिका का जो यूएसए जो पार्ट था, एक पार्ट था वो यूएसए बन गया, दूसरा जो था वो कनाडा बन गया, जो नए नाम थे इनके कंट्रीज़ के। 19th और 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एशियंस भी वहाँ आके सेटल होने लगे, और आज इन देशों में जो मेजॉरिटी है जिन लोगों की,
वो कौन है? एशियंस और यूरोपियंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेटिव नेम्स हैं जिनको उन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, जैसे अगर यूएसए में देखें तो ओहायो, मिसिसिपी और सिएटल जो है, दीज प्लेसेस आर हैव दीज नेम्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेटिव्स। उसी तरह से Saskatchewan in Canada and Wollongong and Parramatta in Australia are the names taken from the natives. अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, कहाँ से हमें पता चलता है इन फैक्ट्स के बारे में कि ऐसा हुआ था 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियंस आके यहाँ सेटल हुए थे और डिस्प्लेस कर दिया था वहाँ के एबोरिजिनल्स को। इसमें क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में समझें तो मेंशन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दैट फेमिलियराइज अस विद द हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स। Till mid 20th century, Americans and Australians did not mention natives in history books, only wrote about Europeans discovering their land. इस तरह से डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी मिड 20th सेंचुरी में इन देशों में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, कि ये लोग विश्वास लोगों को दिलाया जाता था कि इस यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा किया है वो यूरोपियंस ने किया है और आके यहाँ पे उस ज़मीनों इन लैंड्स को इन्होंने डिस्कवर किया है। इसके पहले इन लैंड्स का कोई वजूद नहीं था। लेकिन यूरोपियंस ने एबोरिजिनल्स को हॉस्टाइल माना, यानी सैवेज की तरह उनको प्रेजेंट किया कि इन लोगों को ये लोग सिविलाइज्ड नहीं थे और हमने आके इनको सिविलाइज्ड बनाया। लेकिन 1840 ऑनवर्ड्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट देम एंड फ्रॉम 1960s 1840s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और 1960s ऑनवर्ड्स नेटिव्स वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्री। जब मॉडर्न गवर्नमेंट आने लगी 20th सेंचुरी में तो नेटिव्स को जब नेटिव्स के लाइव्स को इम्प्रूव किया जाने लगा इन गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उनको इनकरेज किया गया नेटिव्स को कि वो अपनी हिस्ट्री खुद से लिखें और उसको प्रेजेंट करें। आज के वर्ल्ड में म्यूजियम्स हैं वहाँ पे, और इन म्यूजियम्स में एक्सक्लूसिव गैलरीज होती हैं जिनको नेटिव आर्ट का नाम दिया जाता है, और वहाँ एबोरिजिनल जो थे वो जो होते हैं वो अपने वे ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। और इनको अमेरिकन इंडियंस जो हैं ये अपने आर्ट को और अपने म्यूज़ियम को खुद क्यूरेट करते हैं, खुद उसकी देखभाल करते हैं, जो यूएसए में है। यूरोपियन जो यहाँ आके सेटल हुए अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, इनका जो नेचर था सेटलमेंट का, अलग अलग देशों का, यूरोप के अलग अलग देशों का, जैसे स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन देशों का जो नेचर ऑफ सेटलमेंट था वो डिफरेंट था। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू अ क्वेश्चन। That is, there was a significant variation in the nature of control by imperialist Europe. Justify the statement with suitable example. किस तरह से अलग अलग नेचर था, अलग अलग वेरिएंट नेचर था इंपीरियलिस्ट यूरोप का, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का अपने आप को वहाँ पे सेटल करने में। इन 17th century, Spain and Portugal established base in Central and South America and did not expand after that. सबसे पहले जो यूरोप से निकल के अमेरिका की तरफ आने वाले दो देश के लोग थे वो थे स्पेन के और पोर्चुगल के, और इन्होंने आके कहाँ अपना बेस बनाया? सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि उसके बाद वो उसके आगे कभी नहीं बढ़े। लेकिन आफ्टर 17th सेंचुरी फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड, इन तीन देशों से ट्रेड के पर्पस से ये लोग निकले वहाँ से, और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में अपनी कॉलोनीज बनाई। और आयरलैंड जो इंग्लैंड के अंडर में था उस समय तक, वहाँ पे भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, बट इट वाज फ्रीड इन 1949। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, क्या बदलाव आया? प्रॉफिट मेकिंग थ्रू कॉलोनीज स्टार्टेड। जब ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके थे ये जो नेशंस थे, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे, जब ये ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे इन जगहों पे, तो उससे फिर इन्होंने अपनी कॉलोनीज से प्रॉफिट बनाना शुरू किया। और इसमें हम नेचर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अगर देखें यूरोपियन का, तो जो साउथ एशिया था वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाए और वो वहाँ के पहले ट्रेडर्स बन के आए, बाद में उस वहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का। और इन्होंने इस तरह से ट्रेडर्स के ऐसे पॉलिटिकल मास्टर कैसे बने उसके भी तरीके थे। हाउ डिड दे बिकम? दे डिफीटेड द लोकल रूलर्स, दे एनेक्स द टेरिटरीज, दे एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन and they collected taxes from the landowners and built railways for easy trade and did mining and plantation। तो ये सारा जो स्टेप्स था
लोकल रूलर को हराना, फिर उनकी टेरिटरीज़ को हथियाना, फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जमाना, लैंड टैक्स कलेक्ट करना, रेलवे बनाना और माइनिंग और प्लांटेशन के काम करना, ये सारे तरीके थे वहाँ पे, खास करके एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। उसके बाद अफ्रीका में इन्होंने अपने आप को, यूरोपियंस ने कैसे इस्टेब्लिश किया? यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन कोस्ट एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका। In late 19th century, they ventured into African continent and European countries divided Africa as colonies among themselves. अफ्रीका में पेनिट्रेट करना या अंदर जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमेशा शुरू में लेट 19th सेंचुरी से पहले ये लोग जो यूरोपियंस थे वो कोस्टल रीजन में ही ट्रेड कर रहे थे। सिर्फ साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पे उन्होंने अपने रूल को एस्टैब्लिश भी किया था और वहाँ से काफ़ी ट्रेड भी किया था। उसके बाद 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये जो यूरोपियंस थे ये अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जाके फिर उन्होंने कोशिश करी अपने रूल को एस्टैब्लिश करने की, और फाइनली आपस में इन्होंने पूरे अफ्रीका को एक तरह से कहें तो सीधी सीधी लाइनें खींच के डिवाइड कर लिया था पूरे अफ्रीका को आपस में एज कॉलोनीज। थर्ड जो फीचर था या थर्ड टाइप ऑफ सेटलर्स जो थे वो थे डच, जो साउथ अफ्रीका में जिन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिश इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड यूरोपियंस एज अ होल इन अमेरिका। तो ये यहाँ पे आके सेटल हुए और बाद में इस पूरे रीजन को अपना देश बना लिया। इंडिया जैसी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया। अफ्रीका जैसी कंट्री में पहले ट्रेडर्स बन के आए, वेंचर नहीं कर पाए इनसाइड अफ्रीका, लेकिन बाद में इन्होंने वेंचर भी किया और इसको आपस में कॉलोनी के रूप में डिवाइड भी कर लिया। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में या अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में डच, ब्रिटिश एक्सेट्रा ये जो आए, ये आके यहाँ पे सेटल होके अपना नया देश इन्होंने इसको बना लिया। अब चलते हैं सेकेंड सेगमेंट पे, जिसमें हमारा केस स्टडी की तरह हम इसको देखेंगे, नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव्स थे वो किस तरह के थे, क्या उनका नेचर था और किस तरह से उनको बाहर से आने वाले जो इमिग्रेंट्स यूरोपियंस थे उन्होंने उनको किस तरह हराया और उनके ज़मीनों को हथिया लिया। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फीचर और द एक्सपांस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए एंड कनाडा। यूएसए सिर्फ एक कंट्री है पूरे नॉर्थ अमेरिका को अगर देखें तो उसमें यूएसए और कनाडा दोनों देश आते हैं। तो द आंसर विल बी द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक इन नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन साउथ। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा एरिया है। तो आर्कटिक, नॉर्थ में आर्कटिक से होते हुए साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है। फ्रॉम पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट टू अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। तो नॉर्थ और साउथ का हमने एक्सपेंस देखा। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट अगर देखें तो ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका के, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। टूवर्ड्स वेस्ट चेन ऑफ रॉकी माउंटेन्स वी फाइंड, and further west desert of Arizona and Nevada, then further west Sierra Nevada mountains, and in the east Great Plains, Great Lakes, Valley of Mississippi, Ohio and Appalachian mountains, and towards south is the country Mexico, जिसको सेंट्रल अमेरिका का पार्ट माना जाता है। तो ये पूरा इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस हुआ। कनाडा में देखें तो 40% इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, then oil, gas, mineral resource leading to big industries in USA and Canada। इतने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं कि जितने भी इनकी इंडस्ट्रीज़ है या इनके जो फैक्ट्रीज़ है वो इन रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी डेवलप्ड है। अदर देन दिस कनाडा की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ में वीट, कॉर्न और फ्रूट की का ग्रोइंग और फिशिंग का भी इंडस्ट्री आता है। देन माइनिंग, एग्रीकल्चर विच डेवलप्ड बाय इमिग्रेंट्स मेनली फ्रॉम यूरोप एंड देन फ्रॉम अफ्रीका एंड चाइना। ये पिछले 200 साल का डेवलपमेंट है। अब हम नेटिव्स के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, अभी तक हमने इमिग्रेंट्स को देखा कि किस तरह के लोग हैं, कौन आए, कहाँ पे सेटल हुए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु आर नेटिव्स, व्हाट आर देयर अर्लीस्ट इम्प्रेशन इन नॉर्थ अमेरिका, हाउ डिड नेटिव लीड देयर लाइफ। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद अब नेटिव्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसको हम 3 पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पहला द मीनिंग ऑफ नेटिव, दूसरा द अर्लीस्ट इम्प्रेशन उनका क्या था नॉर्थ अमेरिका में, और तीसरा हम उनका लाइफ के बारे में कि किस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे।
फर्स्ट इज द मीनिंग, पर्सन बॉर्न इन द प्लेस वेयर ही शी लिव्स, जिसको मैंने हिंदी में आपको मूल निवासी बताया. यूरोपियंस कॉल्ड द ओरिजिनल पीपल ऑफ कंट्रीज दे कॉलोनाइज्ड एज नेटिव्स, यानी ये नेटिव वर्ड जो है वो यूरोपियंस का दिया हुआ था. जब यहाँ पे आए और इन्होंने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे थे, इनसे अलग थे, तो इनको उन्होंने नेटिव नाम दिया. सेकंड है कि अर्लीस्ट इम्प्रेशन क्या था. Inhabitants from Asia to North America came 30,000 years ago through Bering Strait. नॉर्दर्न पार्ट से बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए 30,000 साल पहले जो लोग आके नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुए थे, उनको 18th सेंचुरी के यूरोपियंस ने नेटिव नाम दिया. 10,000 ईयर अगो इन आइस एज दे मूव टू फर्दर साउथ. आइस एज के बाद 10,000 साल पहले, और जब वार्मथ के लिए और सदर्न तरफ ये लोग मूव करने लगे. देन 11,000 ईयर ओल्ड एरो इज फाउंड इन अमेरिका. इससे पता चलता है, इस एरो की वजह से पता चलता है कि वहाँ पे सभ्यता थी, वहाँ लोग रहते थे और आर्म्स भी थे उनके पास. 5,000 years ago climate became warm, population increased. As I said in other chapters also कि जब climate warm होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है और खेती भी बढ़ती है, उससे परिस्थितियाँ भी सुधरती हैं. So this also happened 5,000 years ago in this region of North America. Then coming to the lives of natives, वो किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं. They lived in groups along river valleys. They ate fish, meat, grew vegetables and maize, went on journey to find meat of bison and wild buffalo. And since 17th century, they started riding horses and work became easy. The horses which they bought from Spanish settlers. They killed animal only for need and not blindly. जैसे यूरोपियंस का था कि पूरा एक साथ जब उठते थे तो सब कुछ एक साथ क्लीन कर देना या किल कर देना, ये उनकी फितरत थी. लेकिन नेटिव्स का ऐसा नहीं था, जितनी ज़रूरत होती उतना ही वो एनिमल्स को भी मारते थे, उतना लैंड भी यूज़ करते थे. नो सरप्लस एग्रीकल्चर, सो नो किंगडम, नो एम्पायर लाइक साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. इस पूरे रीजन में कोई भी एम्पायर का कॉन्सेप्ट नहीं था. क्यों? क्योंकि उनको सरप्लस एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको जितना ज़रूरत होता था उतना वो उगाते थे, इसलिए ना कुछ चोरी होने का डर था, ना किसी किंगडम की ज़रूरत थी. कंट्रोल ऑफ लैंड नॉट एन इशू, सो दे डिड नॉट बिलीव इन ओनरशिप ऑफ लैंड. जितनी लैंड की ज़रूरत होती थी उतना वो लोग यूज़ कर लेते थे, सारा लैंड सबके लिए था, इसलिए उन्होंने कभी ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में सोचा ही नहीं. देन दे मेड अलायंस एंड एक्सचेंज फ्रेंडशिप एंड गिफ्ट विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर. जब यूरोपियंस वहाँ आए तो उनसे ये लोग बड़ी खुशी खुशी मिले, अपने तरफ से उन्होंने गिफ्ट्स दिए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यूरोपियंस जो आए हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करके, इनको सप्रेस करके, इनको डिस्ट्रॉय करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की के लिए आए हैं. इंडिजिनस पीपल के पास भाषाएं बहुत थी, लेकिन उसको रिटन फॉर्म में नहीं वो छोड़ते थे. दे ओनली स्पोक मेनी लैंग्वेजेस बट दे डिड नॉट राइट इट. दे बिलीव टाइम मूव्ड इन साइकिल्स. Each tribe had history of their origin, and they were skilled craftsmen, they were skilled weavers, they could read the land, climate and landscape. इतनी ज़्यादा उनमें काबिलियत थी कि ज़मीन को या मौसम को, जलवायु को या लैंडस्केप को वो रीड करना जानते थे, यानी देख के समझते थे कि अब क्या होने वाला है या किस तरह का मौसम होने वाला है. ये सब कुछ उनको अपने एक्सपीरियंस से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दे हैड दिस क्वालिटी. So this is all about the features of natives, their lives, their early impression and their meaning. अब आते हैं हम थर्ड सेगमेंट पे, एनकाउंटर विद यूरोपियंस. जो ये शांति से नेटिव्स रह रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियंस के आने के बाद उनका क्या हुआ या किस तरह से उनका सामना हुआ यूरोपियंस से. इसमें क्वेश्चन पहला देखेंगे, हाउ डिड यूरोपियंस बिगिन ट्रेड विद नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. शुरू से यूरोपियंस का ये नेचर था कि जहाँ पे भी वो जाते थे अपने कंट्री से बाहर तो ट्रेडर्स बन के जाते थे. फिर वहाँ की परिस्थिति को देख के, वहाँ के सिचुएशन को देख के, अगर सामने वाला वीक था तो उसको ओवर पार करके, उसको सप्रेस करके अपने आपको इस्टेब्लिश कर लेते थे वो अपने रिजीम को या अपने रूल को. सो इन 17th century यूरोपियन ट्रेडर्स रीच्ड नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 2 months. Natives were very friendly and they exchanged fish and fur and tobacco for iron vessels. ये लोग ट्रेडर बन के गए थे यूरोपियंस, अपने साथ आयरन की चीज़ें लेके गए थे, गन्स था उनके पास, अल्कोहल था, ब्लैंकेट था, और इन सारी चीज़ों को
जो नेटिव्स थे काफ़ी फ्रेंडली तरीके से इनसे मिले और बदले में, इन सारी चीज़ों के बदले में जो नेटिव्स थे उन्होंने एक्सचेंज किया फिश, फर और टोबैको. देन फ्रेंच एक्सचेंज दीज along Mississippi River. French exchanged these above mentioned products with natives in particular. तो जितने भी फ्रेंच थे या इंग्लिश थे, इन्होंने नेटिव्स के साथ चीज़ें एक्सचेंज की. तो ये पहला इनका ट्रेड का बिगिनिंग था यूरोपियंस का विद द नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. देन कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ डिड द वेस्टर्न यूरोपियन परसीव द नेटिव्स, विच ट्रेड्स ऑफ यूरोपियंस पजल्ड द नेटिव्स. जब ये ट्रेड करने आए यूरोपियंस, तो इन्होंने नेटिव्स को ऑब्जर्व किया, उनका नेचर देखा, और इनके नेचर को देख के, क्योंकि वो काफ़ी बिजनेस माइंडेड, ट्रेड ओरिएंटेड लोग थे, मनी माइंडेड लोग थे, तो इनके सिंपल लाइफ को देख के यूरोपियंस को काफ़ी अचंभा हुआ, काफ़ी उनको सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं इस दुनिया में. सो अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ क्वेश्चन जैसा मैंने कहा, हाउ डिड द वेस्टर्न यूरोपियंस perceive the natives, which traits of Europeans puzzled the natives. Now, starting with the first part of the question, according to the Europeans in 18th century, the meaning of civilized was be literate, having organized religion and urbanized. तो यूरोपियंस के हिसाब से वही सिविलाइज्ड होता था जो पढ़ा लिखा होता था, जिसके पास एक रिलीजन होता था, और जो अर्बन कल्चर को बिलोंग करता था, तो शहरी जो नागरिक, जो नगर की या शहर की सभ्यता के साथ होता. सो नेटिव्स फॉर देम वर अनसिविलाइज्ड एज दे डिड नॉट हैव एनी ऑफ दीज ट्रेड्स. नेटिव से जब वो मिले तो नेटिव लिटरेट नहीं थे, उनके पास भाषाएं थी लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट नहीं था, वो रिलीजन नहीं था क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी किंगडम और रिलीजन की, और वो अर्बनाइज भी नहीं थे. तो नेटिव्स ने उनको, यूरोपियंस ने उनको अनसिविलाइज्ड ब्रांड कर दिया. यहाँ पे हम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और पोएट्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने नेटिव्स के बारे में लिखा. फर्स्ट वॉज फ्रेंच फिलोसोफर जॉन जैक रूसो. ही called the natives untouched by corruption of civilization, and he called him noble savage. English poet William Wordsworth, he described the natives as living amid wilds. They had limited power of imagination and emotion. तो बेसिकली दोनों के हिसाब से ये लोग अनसिविलाइज थे, रूसो के हिसाब से भी और वर्ड्सवर्थ के भी हिसाब से. यूरोपियंस थॉट ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड रिप्लेस देम बाय कॉर्नफील्ड. जब यूरोपियंस दूर दूर तक हरे घास के मैदान या फॉरेस्ट देखते थे, तो उनके दिमाग में ये चलता था कि इसको क्लीन करके इस पे कॉर्न और वीट की खेती की जा सकती है और उसको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं. ऐसा कोई भी परसेप्शन नेटिव्स के दिमाग में नहीं था, क्योंकि नेटिव्स की ज़रूरतें जो थी वो लिमिटेड थी. टॉमस जेफरसन, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कॉल्ड नेटिव्स एज अनसिविलाइज्ड बिकॉज दे थॉट इट वाज रॉन्ग टू ओन लैंड. एज आई सेड, ये लोग बिजनेस माइंडेड लोग थे, जितने भी यूरोपियंस यहाँ के सेटल हुए थे. तो बाद में भी जब अमेरिका में यूएसए बन गया, उसका जो थर्ड प्रेसिडेंट था वो भी ये मानता था कि जो नेटिव्स है वो अनसिविलाइज्ड है, क्योंकि इनको ये समझ ही नहीं है, लैंड की वैल्यू नहीं पता. देन फ्रॉम द नेटिव्स the perception of European was that European system of selling and purchasing could not be understood by them. That is the natives. For Europeans, everything was commodity like fur and fish, but gift for natives. Natives जिसको गिफ्ट के रूप में दे देते थे यूरोपियंस को, उसको यूरोपियंस कंसिडर करते थे कि नहीं, ये कमोडिटी है, इसको बेचा और ख़रीदा जा सकता है. देन यूरोपियन रेज प्राइसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेटिव्स डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस. कई बार कोई चीज़ का नेटिव्स को ये समझ ही नहीं आती थी कि छोटी सी कोई चीज़ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और बड़ी चीज़ की वैल्यू कम है. तो इसका सेंस ऑफ वैल्यू, इनको सेंस ऑफ वैल्यूइंग प्रोडक्ट इनको नहीं आता था नेटिव्स को. देन यूरोपियंस का जो आइडिया ऑफ मार्केट था वो नेटिव्स के समझ में कभी आया ही नहीं. Natives were unhappy and uneasy with Europeans' greed of land and resources. जब नेटिव्स ने धीरे धीरे इनको समझना शुरू किया यूरोपियंस को, तो उन्होंने पाया कि ये बहुत ज़्यादा इनको लालच था ज़मीन का और वहाँ के रिसोर्सेज का. और यूरोपियंस वर स्लॉटरिंग द एनिमल्स. वो ये भी करते, जब घास के मैदान साफ़ करते थे या फॉरेस्ट साफ़ करते थे, सामने कोई जानवर, जंगली जानवर आता था, उसको मार देते थे. नेटिव्स की ये आदत नहीं थी, जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी खाने की तब तक वो
इस जानवरों को नहीं मारा करते थे, और इसलिए यूरोपियंस का ये ट्रेड था वो उनको बहुत डराता था। एंड यूरोपियंस डिड नॉट नो ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट। तो यूरोपियंस को क्योंकि जंगल का रास्ता नहीं पता था, इसलिए नेटिव्स का हेल्प लेना उन्हें ज़रूरी था। लेकिन नेटिव्स समय समय पर सोचते थे कि इतने सारे एनिमल्स को जो ये लोग मार रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ अपशकुन होगा या कुछ ना कुछ आफत आएगी। नेटिव्स ग्रीव क्रॉप्स फॉर नीड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, बट यूरोपियंस सॉ लैंड एज प्रॉफिट मेकिंग एरिया। एज आई सेड बिफोर, ये जो बड़े बड़े जो घास के मैदान थे और जो फॉरेस्ट थे, उस एरिया को क्लियर करके यूरोपियंस का पहला मकसद था वहाँ पे कॉर्न और वीट की खेती करना और उससे खूब सारे पैसे कमाना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ एंड व्हाट वाज द सिस्टम अडॉप्टेड बाय यूरोपियंस टू एक्वायर लैंड ऑफ यूएसए एंड कनाडा। अब हम देखते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मीनिंग एंड लाइफ ऑफ नेटिव्स एंड द परसेप्शन ऑफ ईच अदर, अब हम देखते हैं कि लैंड का एक्वायरिंग ऑफ लैंड था, उसको कौन सा सिस्टम यूरोपियंस ने अडॉप्ट किया यूएसए और कनाडा में सारी ज़मीनों को हथियाने के लिए। हाउ एंड व्हाट वाज द सिस्टम अडॉप्टेड बाय यूरोपियंस टू एक्वायर लैंड ऑफ यूएसए एंड कनाडा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट, मतलब इसमें टाइप ऑफ पीपल हु एक्वायर्ड द लैंड, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, विच टाइप ऑफ पीपल। पहले जो थे वो यूरोपियंस टू सेटल इन अमेरिका, वो ट्रेडर्स आए। फिर फ्रॉम 17th सेंचुरी द पीपल हु वर परसिक्यूटेड, जिनको वहाँ पनिश किया जाता था यूरोप में, वो अपनी जान बचा के फ्रीडम के लिए यहाँ आते थे। और अलग अलग क्रिश्चियनिटी के अलग अलग सेक्ट को, जैसे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को वो बिलोंग करते थे। और ये ध्यान रखते वो इसमें इनको परसिक्यूट इसीलिए किया जाता था क्योंकि ये एक दूसरे के बाउंड्री को क्रॉस कर इन्होंने किया होता था यूरोप में, इसलिए इनको वहाँ से निकाल दिया जाता था, तो ये आके सेटल हो जाते थे अमेरिका में। फिर 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस की जो फैमिलीज थी, उनके जो यंगर सन्स थे, जो छोटे वाले बेटे लड़के होते थे यूरोपियन फैमिलीज के, जिन उनको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था, तो वो अपना फॉर्च्यून ढूंढने के लिए अमेरिका की तरफ चले जाया करते थे फॉर बेटर लाइफ। बाद में जर्मनी, स्वीडन, इटली से इमिग्रेंट्स आके बसने लगे अमेरिका में। कौन से इमिग्रेंट्स थे, जिन्होंने बड़े बड़े फार्मर्स के हाथों अपनी ज़मीनें खोई थी एनक्लोजर मूवमेंट के अंडर, उसके तहत। सो these four type of people had come and settled in America. And the fifth type was the people from Poland. They were happy to work in prairies, grassland. As I said, बड़े घास के मैदान जिनको prairies कहा जाता था, जिनको पोलैंड के निवासी जो थे, जो यहाँ आके सेटल हुए थे, उनको इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उनको बैक होम जो स्टेपीज ग्रासलैंड छोड़ के आए थे उसकी याद आती थी। एंड दे वर हैप्पी टू बाई ह्यूज लैंड्स ऑन वेरी लो प्राइस। उस समय ज़मीनों की कीमतें बहुत कम थी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो इनको बड़ी खुशी होती थी कि वहाँ जो चीज़ वो हासिल नहीं कर पाए थे पोलैंड में, उसको यहाँ पे ये लोग हासिल कर रहे थे, यानी बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़े। सो सीइंग वंस अगेन, फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलर्स वर द ट्रेडर्स, सेकंड द परसिक्यूटेड पीपल फ्रॉम यूरोप, third were the younger sons of Britain and French families, fourth were the immigrants who had suffered from enclosure movement, who came from Germany, Sweden and Italy, and fifth type of people were the Polish people or the people from Poland who liked to work in prairies, grassland, because it reminded them of steppes back home. Now second part of the question will be how the land was acquired by these Europeans. शुरू में यूरोपियंस छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़ों को ओन करते थे या उसको एक्वायर करते थे। बाद में धीरे धीरे बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड, बहुत हेक्टेयर्स में, दूर दूर तक हज़ारों हज़ार हेक्टेयर्स लैंड को एक्वायर किया जाने लगा। एग्जाम्पल है उसका ल्यूजियाना का, जो फ्रॉम फ्रेंच बाय वॉर इन अलास्का फ्रॉम रशिया एंड मोस्ट अदर लैंड्स फ्रॉम मेक्सिको। ये जितने भी लैंड्स थे, इनको जो यूरोपियंस आए थे उन्होंने अपना एक्वायर कर लिया किसी भी तरीके से, और कभी भी ऐसी ज़रूरत नहीं समझी कि नेटिव से पूछा जाए कि ये लैंड हम ले सकते हैं या नहीं, और नेटिव्स को वहाँ से उखाड़ के या वहाँ से निकाल के वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में धकेल के भेज दिया गया। 19th century onwards, huge properties bought in prairies, grassland by people from Poland were cleared to grow cotton and rice to be sold for profit, because it could not be grown in Europe. यूरोप में टेम्परेट
क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे कॉटन और वीट उगाना काफ़ी कॉटन और राइस उगाना मुश्किल था या पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहाँ के से जो पोलैंड के लोग आए थे यहाँ पे उन्होंने अपने ज़मीनों पे ये चीज़ें उगाई और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। 1873 में इन ज़मीनों को घेरने के लिए बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हुआ, जिससे फार्म्स को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। सो दिस इज़ हाउ the lands of North America, mainly the USA, the part of USA, was acquired by these Europeans from various countries like England, France, Germany, Poland, etc. अब जब बड़ी बड़ी ज़मीनों के ये लोग मालिक हो गए तो वहाँ पे काम करवाने के लिए उन्हें वर्कर्स या लेबरर्स भी चाहिए थे, और लेबरर्स विलिंगली नहीं मिलते थे, तो इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के स्लेव्स बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड द क्वेश्चन विल बी राइट अ नोट ऑन द सिस्टम ऑफ स्लेवरी अडॉप्टेड बाय यूरोपियंस इन नॉर्थ अमेरिका। लोगों से फोर्सिबली काम कराने के लिए जो स्लेवरी सिस्टम इन्होंने शुरू किया उसके बारे में हम जानेंगे। Plantation owners bought slaves from Africa as the climate of southern region did not suit the Europeans, and also natives who were enslaved had died in large number. प्लांटेशन के लिए अफ्रीका से पकड़ पकड़ के स्लेव्स लाए जाने लगे क्योंकि वो सस्टेन कर सकते थे गर्म रीजन में। देन एंटी स्लेवरी ग्रुप्स प्रोटेस्ट बैंड स्लेवरी बाय अफ्रीका, बट अफ्रीकन्स एंड देयर चिल्ड्रन रिमेन्ड स्लेव्स। उस रीजन में, यूएसए के रीजन में, बाद में जब एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स हुए तो वहाँ के लोकल लोगों को स्लेव बनाने की मनाही हो गई, लेकिन अफ्रीका से अभी भी लोग आते थे और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे इस पूरे रीजन में सेटल होके और स्लेव्स के रूप में अभी भी काम कर रहे थे। 1861 से 65 में नॉर्थ स्टेट्स ऑफ यूएसए आर्ग्यूड फॉर एंडिंग स्लेवरी बिकॉज देयर इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्लेव्स वॉज नॉट देयर। नॉर्दर्न स्टेट ऑफ यूएस में क्या था, जहाँ प्लांटेशन नहीं हो रहा था। प्लांटेशन कहाँ हो रहा था? सदर्न स्टेट ऑफ यूएसए में। तो नॉर्दर्न स्टेट वाले जो थे वो स्लेवरी के, एंटी स्लेवरी मूवमेंट के लिए आवाज़ उठाते थे क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी प्लांटेशन में लोगों से काम करवाने की। और फाइनली इसके बाद स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई यूएसए में। एंड 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन वन स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज, एज वी हैव स्टडीड in junior classes about the civil liberties by Martin Luther King Jr., how he raised his voice. He was an African American, और किस तरह से 20th century में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स मिल गए थे। और उसके बाद segregation between whites and non-whites ended in schools and public transport as a result of civil liberty movement. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।